नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आपका अखबार वाला। हमारे देश में जो धनी लोग हैं, उन धनी लोगों की भूख और धन कमाने की भूख शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। और जब तक धनी लोगों को धन कमाने की भूख ख़त्म नहीं होगी, तब तक गरीबी ख़त्म नहीं होगी। सड़क पे जिस तरह से मजदूर भारत के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सड़कों पे, अगर आप मजदूरों की स्थिति देखेंगे, रेल के किनारे, रेल के पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे, झुग्गी झोपड़ी में, इन तमाम लोगों में अगर आप मजदूरों की स्थिति देखेंगे तो ग्लानि होगी। क्योंकि यह निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति आज जो धनवान है, अगर भारत में 10 धनवानों की गिनती आप कर लें, 15-20 धनवानों की गिनती कर लें, ये धनवान तब तक नहीं हुए हैं जब तक दूसरे को काटे नहीं। चाहे अर्थ से काटे हों, सामर्थ्य से काटे हों, जैसे भी, बेईमानी से काटे हों, या जैसे भी, आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो ईमानदारी से काम करेगा, जो मेहनत से काम करेगा, वो हमेशा गरीब रहेगा। मैं नहीं जानता हूं कि अखबार वाले की ये कहानी भारत के जो श्रम मंत्रालय है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, पुलिस है, या जो भी लोग हैं, उन तक ये कहानी पहुंचती है, और अगर वो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन तक ये कहानी पहुंचेगी ही नहीं। लेकिन जो मजदूर हैं, मैं जिस क्षेत्र में, नोएडा के तमाम 120-135 जो सेक्टर्स हैं, इसमें घूमने के बाद जो लोगों से, मजदूरों से मिला हूँ, और मजदूरों से मिलने के बाद उनसे जो बात किया, ये कहानी जब वो मजदूर देखेंगे तो उन्हें बहुत ही संतुष्टि होगी, उन्हें इस बात की खुशी होगी कि उनकी बात वो वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं अधिकतर जब यहाँ के जो मजदूर हैं उनसे जब बोला कि जो ठेकेदारी प्रथा से यहाँ पे मजदूरों को लाया जाता है, मजदूरों को काम कराया जाता है, मजदूरों के साथ जिस तरह से पैसा नहीं दिया जाता है, लेके भाग जाता है, ये तमाम बातें मजदूर भी मानते हैं। तो हमारी इस कहानी की सबसे बहुत बेहतर उपलब्धि ये होगी कि मजदूर के चेहरे पे मुस्कुराहट। पिछले करीब 25 वर्षों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो क्षेत्र है, उसमें जितना विकास हुआ, उस विकास पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। लाखों लाख अपार्टमेंट्स यहाँ बने हैं। जिन अपार्टमेंट्स को लोग बनाए, जिन अपार्टमेंट्स को निर्माताओं ने लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपयों पे बेचा है, अगर उन अपार्टमेंट्स को, उन भवनों को, उन अट्टालिकाओं को बनाने वाला के तरफ लोग देखते, तो शायद बंगेल के इस चौक पे, नोएडा 110 सेक्टर के इस चौक पे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ सुबह कोई 7 बजे से फिर 10 बजे तक 3 घंटे के बीच में जो श्रमिकों का एक चौक लगता है, श्रमिकों का जो एक बाजार लगता है, उन बाजार को देख के, श्रमिकों का चेहरा देख के, महिला पुरुष बच्चों को देख के किसी भी व्यक्ति को रोना आएगा, बशर्ते उसमें वेदना और संवेदना हो। जितेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ एनसीआर में। कैसे, कहाँ से आए हैं, कैसे काम करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं? ऐसा है साहब कि हम लोग जो है लेबर चौक से काम करने वाले हैं, और हम लोगों की दिहाड़ी हफ्ते में 3 दिन 4 दिन मिल जाती है। बारिश के समय में दिहाड़ी का कोई मतलब नहीं होता है।
और ठेकेदारों के अंतर्गत काम करने पर जो है ठेकेदार हमारी दिहाड़ी जो है महीना 15 दिन जब होता है तो लेकर के गायब हो जाते हैं। इस वजह से आप तो बनारस से हैं और बनारस प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नहीं जी, बनारस पीएम का कंस्टिट्यूएंसी है। बनारस जात के राजपूत होने के कारण मैं लोकल वहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से मेरे 2 बेटे यहीं जो है नोएडा में हैं और बेटों के साथ मैं रहता हूँ। मेरी दो बहू हैं, 4 पोते हैं, तो पत्नी। सबसे बड़ी बात ये कि जो बीच में ठेकेदार है जी, ये ठेकेदार लोग मजदूरों के साथ इनका क्या व्यवहार है? ये पैसे लेके भाग जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। अगर किसी जो है संस्था के माध्यम से या किसी सोसाइटी में ठेकेदार के माध्यम से अगर आप काम करते हो तो हफ्ते में 200 से 300 रुपया ये आपको खर्च देते हैं। बाकी ये बोलते हैं कि महीने पूरे होने पर आपको पेमेंट कर देंगे। जब 30 दिन होता है तो 30 दिन के अंदर ये जो है 15 से 16 हज़ार अगर सैलरी होती है तो ये 10,000 रुपया देते हैं और 6,000 फिर रोक करके चलते हैं। ऐसे करते करते मजदूरों का जो है 12 महीने में जब इनकी जो है सैलरी 50,000 के नियर अबाउट ठेकेदार के पास हो जाती है तो ठेकेदार जो है अपना या तो नंबर चेंज कर देता है या तो ऐसे सोसाइटी में लेबरों को जाने के लिए गार्ड जो है मना कर देता है। यहाँ जिस तरह से श्रमिकों का शोषण होता है यह दर्दनाक है, दयनीय है। ये सारे श्रमिक ऑर्गेनाइज सेक्टर के नहीं है। ये भारत के 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, खास करके उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से से, बिहार से, बंगाल से, असम से, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से माइग्रेट होकर यहाँ काम की रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आए। लेकिन सुबह 4 घंटे में इनका जो दृश्य होता है, इनके चेहरे के भाग भंगिमा को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति रो देगा। अगर सुबह 4 घंटा ये यहाँ खड़े होते हैं रोजी रोटी की तलाश में तो इन्हें इस बात का तनिक भी अंदेशा नहीं बोलूँगा, आश्वस्त नहीं होते हैं कि शायद दोपहर में ये खाना खा पाएंगे या नहीं। मकसूदा जी, आप बधाई चाहिए, क्या करती हैं? हम मिस्त्री संगे काम करते, गारा ईटी के काम करते हूँ। हम मिस्त्री के संगे करते हूँ काम। जो कुछ मिलता है 250-300 हम लोग करते। हमारे बच्चे आए, बच्चे को पालता हूँ। हमारे पालन वाला कोई नहीं। कितना बच्चा है? हमारे 3 लड़की है। 3 लड़की है। और डेली मजदूरी करके आप उनको पढ़ाने का काम तो नहीं होता होगा? पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता? लड़का नहीं, हमारे 3 लड़की है। और आपका शौहर नहीं है? जी ना। कितना बड़ा है बच्चा आपका? 2 लड़की शादी कर दी है, 1 लड़की है। एक लड़की है। प्रदेश के आला अधिकारी से लेके जिला के मुख्यालय तक जितने अधिकारी हैं वो भले कागज़ पे रोजगार से संबंधित जो आंकड़े हैं वो चाहे जिस कदर चाहे दिखा सकते हैं। उंगली उनकी, कंप्यूटर उनका, आदमी उनका, वो 10 को 50% कर सकते हैं, 50 को 3% कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 4 वर्षों में खास करके जब कोरोना आया, कोरोना के बाद या फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद जो स्थिति बेरोजगारी की बनी, वो स्थिति शायद अभी ही नहीं, आने वाले कई वर्षों तक सुधर नहीं पाएगी।
मुकेश जी, आप ईटा से आए हैं, उत्तर हाँ जी। प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जिला एटा से ठीक है। रहने वाला हूँ आप सर। यहाँ पे कब आए? सर यहाँ पे मुझे हो गए 3 महीने। तो भाई है, बहन है घर पे, क्यों आए हैं यहाँ पे? काम करने के लिए सर आया हूँ। किस तरह का काम? सर बेलदारी करता हूँ, चौक पे मजदूरी मिस्त्री के साथ लेबर का काम करता हूँ। ठीक है सर, घर पे मुसीबत है थोड़ा सा, भाई कोई नहीं है, बहन है एक, अकेला मैं हूँ। मम्मी पापा खेती का काम करते हैं। ठीक है, बुजुर्ग है मम्मी बाप दोनों जने, तो उनकी सेवा के लिए यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। आप जो काम करते हैं, बेलदारी का काम करते हैं, उसमें कितने पैसे मिलते हैं? सर 500 मिलते हैं, 600 भी मिलते हैं, उनसे खर्चा नहीं चल पाता सर। आप शादीशुदा हैं? हाँ सर, शादीशुदा हूँ। बच्चे हैं? एक बच्चा है, तो बच्चा कितना बड़ा है? 4 साल का है लड़का। बच्चा पढ़ता है? हाँ जी सर। तो आपको जितने पैसे यहाँ मिलते हैं, उस पैसे में आप यहाँ खुशी खुशी रह पाते हैं? घर में जो आपका परिवार या आपके माता पिता, आपकी पत्नी है, उसका देख रेख कर पाते हैं? सर वो थोड़ा थोड़ा देख पाता हूँ, जितना पैसा उतना ही, तो उस हिसाब से देख पाता हूँ। मम्मी को भी देता हूँ, बच्चन को भी करवाता हूँ पढ़ने लिखने को। सर जानते आप 600 रुपये में क्या होता है आज के टाइम पे? 300-400 रुपये का, तो 200 रुपये का तो आटा हो गया, तेल। तो इस महंगाई में क्या होता सर? यहाँ एकत्रित जितने भी श्रमिक हैं, मैं सुबह में करीब हजार श्रमिक यहाँ एकत्रित हुए। यहाँ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस आगे कोने पे चौक पे है, उनसे भी बात किया। उन तमाम लोगों का कहना है कि जो दृश्य सुबह में इन श्रमिकों के साथ, उनके परिवार के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, युवकों के साथ, युवतियों के साथ जो चेहरा दिखता है, उस चेहरे को देख के तरस आता है। और तरस आता है कि हम आज़ाद भारत में 76 साल हमारी आज़ादी हो गई। हम श्रमिकों को, ये श्रमिक सभी श्रमिक मतदाता हैं किसी भी राज्य में। इनके जहाँ गांव है, पंचायत है, प्रखंड है, जहाँ के ये हैं, जहाँ से माइग्रेट होकर ये नौकरी रोजी रोटी की तलाश में नोएडा के इस बंगेल में आए हुए हैं, ये सभी कहीं न कहीं मतदाता हैं। अपने राजनेताओं को चुनने के लिए, उन्हें पंचायत में भेजने के लिए, उन्हें विधानसभा, विधान परिषद में, लोकसभा, राज्यसभा में भेजने के लिए मतदान जरूर करते होंगे, क्योंकि औसतन यहाँ जितने लोग एकत्रित हुए हैं वो सभी 18 वर्ष से अधिक है। स्वाभाविक है मतदाता होंगे। लेकिन मतदान देने के बाद कोई भी राजनेता, कोई भी नेता, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा हो या लोकसभा का हो, इस बात का आश्वस्त, इस बात को इन्हें विश्वास नहीं दिलाता कि इन्हें मतदान देने के बाद भी रोजी रोटी मिल पाएगी। अलबत्ता अगर ये यहाँ सड़क पे 2 घंटा 4 घंटे खड़े हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि सड़क की स्थिति जाम होगी, तो स्थानीय प्रशासन के लोग डंडा चलाने लगते हैं। लेकिन जो डंडा उठाते हैं वो भी अंतर्मन से कलपते रहते हैं। राजन्या जी, आप क्या बांदा से आई हैं? हाँ, कौन बांदा काम से। करती है, क्या करती हैं? ईंट गाला का करते हैं। 250 में 300 में ले जाते हैं। कहीं कोई 250 देता, कोई 300 देता, अब वो नहीं देता कहूँ। आपकी जितनी उम्र है उस उम्र में आप उठा पाती है उतनी वजन? तो भैया जैसे तो करते हैं, 8-8 ईंट 9-9 ईंट लेके देते हैं, मसाला बना के देते हैं,
मजबूरी में तो पेट पालना है ना, किसी के बाल बच्चा ना होते नहीं खिलाते तो खाना पड़ेगा। ये लड़का देता है ना रोटी। हाँ, आपके घर में कौन कौन है? बिटिया जमाई है, आपके पति है? पति नहीं है, बच्चा? लड़का है एक पापा, बीवी बच्चा लेना गुजरात में है। तो आपके साथ आपका बच्चा नहीं रहता है? हाँ, क्यों? वह वे पापा बीवी बच्चा का है, मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको देखने वाला आप अकेले ही हैं? हाँ, बिटिया दामाद है। रोजी रोटी करती हैं, मेहनत करती हैं, जो पैसा होता है उससे आप अपना जीवन चला रहे हैं। हाँ, अब ये 2,000 3,000 का तो कमरा मिलता है। आप महीना में कितना दिन आपको काम मिलता है? महीना में बहुत मिल गया 10 दिन, 10 दिन। बस मिल गया। तो 10 दिन मिलने का मतलब है कि एक दिन में अगर आपको 400 रुपये में मिला, हाँ, 4 से कोई नहीं देता। 400 नहीं देते? 200 200-250 देते हैं। हाँ, तो कैसे आप जिंदा हैं? तब जिंदा है भैया, तुम जानो नमक खा के रहते हैं। 2 रोटी बना लीन, 1 आलू बना लीन, बस अका खाएं, पेट तो भरना पड़ेगा ना। मैं यहाँ कई एक श्रमिकों से बात किया। श्रमिकों में जो युवक हैं उनकी श्रम शक्ति अधिक है, लेकिन जो उम्र से अधिक हो गए उनकी श्रम शक्ति कम हो गई, वो कम मेहनत वाले काम करते हो। लेकिन यहाँ कुछ औरतों को भी देखा, कुछ बूढ़ी औरतों को देखा जो उम्र की दरार को पार कर चुकी है, लेकिन वह रोजी रोटी की तलाश में है। जब उनसे पूछा कि आप किस तरह का काम ढूंढ रहे हैं, तो वो फिर बोलते हैं कि जब जहाँ मकान बन रहा है वहाँ साफ सफाई, ईंट बालू पत्थर सीमेंट, इसको ढोने के लिए मैं जाती हूँ। जहाँ पोचाड़ा हुआ है या फिर जहाँ रगाई पोताई हुई है वहाँ पे सफाई करने के लिए जाती हूँ। यहाँ से लोग ले तो जाते हैं, लेकिन जो पैसे के बारे में बार्गेनिंग है, ये बार्गेनिंग आज पहले ठेकेदारों और श्रमिकों के बीच होता था, क्योंकि कोई भी ठेकेदार अगर श्रमिकों को ले जाएगा तो अपना मुनाफा लेगा ही। स्वाभाविक है कि अगर श्रमिक को यहाँ से 600 रुपये पे ले जाता है तो वहाँ जाने के बाद मालिक मकान से या जहाँ काम करा रहा है वहाँ से कम 800 रुपये वो लेगा या उससे अधिक। लेकिन जिस 600 रुपये पे बात होने के बाद भी जो लोग यहाँ से जाते हैं या ले जाते हैं उन्हें 600 रुपया नहीं मिलता, उसमें भी कटौती हो जाती है। मुनीष जी, आप भी इस लेबर चौक पे खड़ी हैं, आप किस तरह का काम करते हैं? साफ सफाई का भी जो भी मिल जाए लेबर के साथ, माल चढ़ाने का सभी काम करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 45 साल। आप 45 साल की ही हैं? हाँ। लेकिन आप तो बहुत बूढ़ी लगती हैं। जब मजबूरी हो जाती है, घर में आदमी बीमार रहते हैं। घर में कौन है? लड़कियां है, आदमी है, लड़का। तो ये लोग काम नहीं करते? लड़कियां तो कराते नहीं, और आदमी बीमार रहता है। आप जहाँ काम करते हैं कितने पैसे मिलते हैं? कोई 500 दे देता, कोई 450 दे देता, कोई 400 भी दे देता। आपको डेली काम मिलता है? नहीं, डेली काम नहीं मिलता। कोई रख भी लेता है, काम करवा कर नहीं भी देता है सब। कितने दिन से आप यहाँ पे आती हैं? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल में कितना दिन आपको मिला होगा काम? काम मिल ही जाता है, कभी महीने में 10 दिन भी मिल जाता है, 15 दिन भी मिल जाता है, ज़्यादा भी मिल जाता है, कम भी मिल जाता है। ही नहीं, उससे भी दर्दनाक स्थिति ये है कि अगर 4 दिन 5 दिन या सप्ताह दिन काम करने के बाद श्रमिक ठेकेदार से या मालिक मकान से पैसा मांगते हैं ताकि अगले सप्ताह के लिए रोजी रोटी भोजन भात का, चावल दाल आटा सब्जी का बंदोबस्त हो, अगर घर में कोई बीमार है उसके लिए दवाई दारू हो, बच्चे की अगर फीस देनी हो तो बच्चे के लिए पैसे हो, तो लोग जो ले जाते हैं वो उन्हें मार पीट के भगा देते हैं, उन्हें पैसा भी नहीं देते
और अगर पैसा देते हैं तो ऐसे पैसा देते हैं जैसे कुत्ते को लोग खाना खिलाता है। यह दयनीय स्थिति है। रघुवीर जी, क्या हुआ आपके साथ? हमने 1 महीना 13 दिन सर काम किए, मेरे को पैसे के लिए मांगे तो मुझे मारने की धमकी। कहाँ काम किए थे? कासना। विस्तार से बताइए। कासना में ये 26 में काम किया हूँ। मेरे को विकास तुम्बर ने मारने को धमकी भी दिए थे और पैसे भी नहीं मिले। कितना पैसे पे आप गए थे काम करने? 800 रुपये दिहाड़ी में गए हैं सर। और 1.5 महीने, 1 महीने कितने? 1 महीने 13 दिन काम किए हैं सर। तो करीब 43 दिन हो गया। जी। 43 को 8 से गुना करिए। जी, गुना करके हमारा 20,000 रुपया बन रहा है जी। तो अभी तक आपको पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं मिले। हमने वहाँ डीएम ऑफिस में भी एप्लीकेशन दिए, उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बोले डीएम साहब, क्या बोले? वहाँ से भी 2 बार बोले पैसा मिला या नहीं मिला। उसके बाद में अभी सर कोई नहीं मिला, अभी तक कोई इसका निर्णय नहीं ये मिला। इस तरह की बात सिर्फ आपके साथ है या और लोगों के साथ होती है? अब हमारे साथ जब सर ऐसा बात हुआ है तो और लोगों के भी साथ ऐसा ही होता होगा। तो आप डासना या नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी या पुलिस अधिकारी से आप ये हमने किए थे 100 नंबर फोन सर, उससे भी कोई हमें सुनवाई नहीं 100 हुई। नंबर पे बात नहीं है। आप जहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं कि इतने फीसदी लोग बेरोजगार हैं, इतने फीसदी लोगों को रोजगार है, ये सभी आंकड़ों का संकलन निजी क्षेत्रों से किया जाता है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में ऐसे लाखों लाख संस्थाएं काम कर रही हैं जो सिर्फ आंकड़े बनाते हैं, और आंकड़े जो बनाते वो हैं उसी आंकड़ों को वो सप्लाई करते हैं। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकारी आंकड़े निर्धारित होते हैं। सवाल ये है कि अगर निजी क्षेत्र के इस तरह के आंकड़े बनाने वाले, सर्वे करने वाले, चाहे वो रैंडम सैम्पलिंग करते हो या जिस तरह से, अगर उनका मन साफ है तो शायद आंकड़े भी साफ होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो आंकड़े में इतना ज़्यादा उठापटक है। 10 संस्थाओं के आंकड़े 10 बताते हैं। स्वाभाविक है कि 10 लोगों की जो आंकड़े संकलन करने का तरीका होगा वो गलत होगा। राहुल जी, आप बांदा से आए हुए ना? जी हाँ। जरा स्थिति बताइए क्या है यहाँ पे? यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। हम लोग 10-10 दिन तक हमारा काम नहीं लगता है। हम लोगों के बीवी बच्चे जो है ना वो खाने के लिए तरस जाते हैं। हम लोग 1-1 रुपये इकट्ठा करते हैं और कहीं लाख काम भी लग जाता है तो हम लोगों को पैसा नहीं मिलता। अगर हम काम करते हैं, अगर उनसे बोलते हैं बाबूजी पैसे दे दीजिए तो बोलते हैं। कौन सा काम करते हैं? हम लोग मिस्त्री का काम करते हैं। ईंट गारे का काम करते हैं, चिनाई का काम करते हैं, मकान बनाते हैं। आप राजमिस्त्री हैं? जी। राजमिस्त्री सहायक है? नहीं, राजमिस्त्री सहायक नहीं है। कितना पैसा मिलता है? हमें मिलता है 800 रुपये। अगर बोलते हैं तो हमें 600 रुपये, 700 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं देते। और कहीं कहीं तो पैसे भी नहीं देते। राजमिस्त्री का तो 800 उससे ज़्यादा है। नहीं है यहाँ। क्यों नहीं? यहाँ अगर हम बोलते हैं तो नहीं देते हैं, गाली ऊपर से देते हैं। यहाँ के लोग यहाँ गाली देते हैं, बोलते हैं तुम लोग साला बिहारी हो, फलाना ढिकाना, ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं, देते नहीं कुछ। हम लोग क्या करें, मजदूर हैं भाई, लड़ तो सकते नहीं किसी से। तो आप लोगों को यहाँ से ठेकेदार ले जाता है या आप लोग को मालिक मकान ले जाता है? नहीं, यहाँ ठेकेदार आते हैं, कुछ मालिक भी आते हैं। तो यहाँ सबका एक ही सिस्टम है। यह सब चाहते हैं कि दूसरे का पेट काट के, मजदूरों का पेट काट के ये बचाते हैं। हम लोगों का ही पैसा काटते हैं ये लोग। कभी ये नहीं सोचते कि हम लोग अगर आपके सारे यहाँ पे कमाने आए हैं तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाल सके। नहीं, मुश्किल है, क्योंकि वो खुद हमारे से अपना परिवार पालना चाहते हैं। अगर आपको 600 रुपये मिलता है तो 600 रुपये में आप क्या करते हैं? 600 रुपये में तो कुछ नहीं होता। 600 रुपये में तो सब्जी नहीं मिलती हमें। आज टमाटर का भाव देख लीजिए, 80 रुपये किलो है। बैगन का देख लीजिए, 40-50 रुपये किलो है। हम लोग कहाँ से लाएंगे? आटा देखो तो आकाश में, हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ अगर यकीन नहीं तो हमारी माता बहनों से पूछ लीजिए, कुछ नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक नारा दिया था देश में, गरीबी हटाओ का। उस नारे के बाद देश में जब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उस नारे का भी नारेबाजी किया, गरीबी हटाओ के नाम पे यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस गरीबी को नहीं, गरीब को हटाना चाहती है। आज भी वो बात दोहराया जा रहा है। हकीकत यह है कि
कोई भी सरकार देश में जो स्थिति है रोजगार की, उस रोजगार को कोई भी सरकार दुरुस्त नहीं कर सकती है जब तक देश में जनसंख्या कम नहीं है। आबादी के हिसाब से जिस कदर से हम बढ़ रहे हैं, उस कदर से देश में रोजगार का सृजन होना कठिन है। और कठिन इसलिए भी है कि जब सरकारी हो गैर सरकारी हो, जितनी भी बातें हैं वो सभी बातें जब देश के कुछ खास वर्गों के हाथ में, 5-10 जो धनाढ्य हैं उनके हाथ में अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था चली जाएगी, उन्हें इस बात का एहसास होने लगेगा कि उनके कारण ही देश चल रहा है। राजनेताओं का देश में कोई मोल महत्व नहीं है, कॉरपोरेट देश को चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि 10 लोग धनी होंगे, 20 लोग धनी होंगे, शेष या तो फिर दलाल हो जाएंगे या फिर गरीब हो जाएंगे। और हमारे देश में जो अभी की स्थिति है वो स्थिति ऐसी ही है। देश में चाहे मकान बनाने की बात हो या नहीं कहूँगा कि राजनीति के मामले में, लेकिन मतदान से लेके मकान बनाने तक के बीच में हर एक जगह दलाली है। कागज पर हस्ताक्षर कराने के लिए, अधिकारी को दिखाने के लिए, दवाई के प्रिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, बिजली वाले को बुलाने के लिए, हर एक जगह, कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां बीच में दलाल नहीं बैठे हुए हैं। और स्वाभाविक है जब दलाल बीच में रहेंगे तो दलाल का कट हो, और यही दलाली पूरे देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, उस बेरोजगारी की स्थिति को बहुत ही त्राहिमाम स्थिति में ला दिया। सन 1979 में सरकार ने एक ट्राइसेम योजना लाई। ट्राइसेम योजना था कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इस योजना का उद्देश्य था कि 18 से 35 वर्ष की आयु में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार हैं उन्हें तैयार किया जाए। दूसरा फिर उसी तरह से एक आया था जवाहर रोजगार योजना। ये करीब 1989 में जवाहर योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना में राज्य और केंद्र के बीच में 80 और 20 का अनुपात था, 80:20 अनुपात। केंद्र सरकार 80% उसका योगदान था और 20% योगदान राज्य सरकार की थी। ये था कि 80 और 20 में जो कॉस्ट होगा उसमें हम दोनों साझा करेंगे। इससे एक रोजगार का सृजन होगा और रोजगार दिया जाएगा। जैसे जैसे केंद्र में सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक राजनीतिक पार्टी से दूसरे हाथ में, दूसरे राजनेता के से तीसरे हाथ में परिवर्तन होता गया, उसी तरह से रोजगार के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। लेकिन हकीकत में उन नियमों का, उन कानूनों का कितना सही रूप में इस्तेमाल किया, यह बहुत ही शोध का विषय है। क्योंकि अगर नियमों का इस्तेमाल सार्थक रूप से हुआ होता तो शायद आज देश में इतनी आबादी होने के बाद भी जो बेरोजगारी की दशा है वो ऐसी नहीं होती।